कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझे और जो मेरा है उसको पाना है मुझे, और जहां हार सब लोग चाहते हैं वहीं से जीत के आना है मुझे। अगर आप भी अपने सफलता के सर्वोच्च शिखर पे जाना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो 360 डिग्री लेकर के आया बहुत कुछ नया अपडेट आपके सामने, जो WHO 2025 ने एक नया अपडेट दिया है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। जी हां प्यारे दोस्तों, पूरे वीडियो के अंतिम छोर तक बने रहना कि क्या WHO ने बड़ा चेंजेज किया है। खूब सारे लोग सोच रहे हैं PPH में चेंजेज हुआ, खूब सारे सोच रहे हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में चेंज हुआ। क्या ये WHO की ऑफिशियली गाइडलाइन है? डेफिनेटली प्यारे दोस्तों, पूरे वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि क्या क्या बड़ा चेंजेज किया है। तो बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में, कि मेरे बारे में नहीं, WHO ने 2025 के अंदर सबसे बड़ा चेंजेज किया है और वो चेंजेज कुछ अपडेट दिया है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। डेफिनेटली एक्टिव मैनेजमेंट आपको करना है किसका, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। और इसमें WHO ने जो बड़ा चेंजेज किया है वो किया है यूटेरोटोनिक का। जी हां, जब अपन थर्ड स्टेज ऑफ एक्टिव लेबर के अंदर जो प्रयोग में ली जाने वाली विधियां होती है उनमें सबसे पहला यूटेरोटोनिक यानी वो दवाई जो यूट्रस की टोन पे चेंजेज लाती है, उसके ऊपर WHO ने कुछ अपनी जानकारियां चेंज की है, यानी कुछ दवाइयों को हटाया है, कुछ दवाइयों के देने के तरीके को बदला है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात कर रहे हैं, उन्होंने किसका डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा यूटेरोटोनिक। यूटेरोटोनिक नाम से पता चलता है कि वो दवाई जो यूट्रस के टोन में परिवर्तन लाएगा। और इसमें सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है दवाई जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जी हां, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो दवाई उन्होंने रिकमेंडेड की है उसका नाम क्या दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है। और उन्होंने बोला कि ऑक्सीटोसिन का आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट का डोज काम में लेना है। और ये डोज सर कैसे देना है, तो WHO ने बोला कि इफ आईवी लाइन, अगर आपकी आईवी लाइन पेटेंट है, अगर आपकी आईवी लाइन पेटेंट है तो आपको सबसे पहले क्या देना है, देन इंट्रावीनस देना है। तो आपको ये कैसे देना है दोस्तों, इंट्रावीनस देना है, इंट्रावीनस ही देना है, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने क्या बोला है, एक्टिव मैनेज ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के अंदर सबसे पहली जो दवाई रिकमेंडेड की है WHO ने उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उसको 10 इंटरनेशनल यूनिट के रूप में ये दवाई देने के लिए बोला है। और बोला है कि अगर आईवी लाइन पेटेंट है तो आप इसको इंट्रावीनस दो, और अगर नहीं है ध्यान रखिएगा तो क्या दे सकते हो, तो अदरवाइज कैसे दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, इंट्रा मस्कुलर दे सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो पहली दवाई बताई है उस दवाई का नाम इन्होंने क्या बोला है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर इस दवाई का नाम बोला ऑक्सीटोसिन, और जिसको हमें आईवी लाइन से देने के लिए बोला है। अगर आईवी लाइन पेटेंट नहीं है तो इंट्रामस्कुलर बोला है। लेकिन अति महत्वपूर्ण जो लाइन बोली है वो ये बोली है कि ऑक्सीटोसिन तभी दे सकते हो जब आप उसकी कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हो। अगर आप उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। तो स्टार बना करके मैं पॉइंट लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन ओनली गिवन व्हेन कोल्ड चेन मेंटेन, व्हेन कोल्ड चेन मेंटेन। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन कर रहे हो तो ही आप ऑक्सीटोसिन को दोगे, अदरवाइज आप ऑक्सीटोसिन नहीं दोगे। तो पहली चीज क्लियर हुई, ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे तो क्या देंगे, कार्बोटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे तो क्या देंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पे उन्होंने बोला कि अगर ऑक्सीटोसिन नहीं दे पाओ, अगर कोल्ड चेन नहीं है तो आप वहां पर क्या दोगे, कार्बोटोसिन दोगे। कौन सी दोगे, ध्यान रखिएगा, कार्बोटोसिन देंगे। सर ये कितना दिया जाता है, 100 माइक्रोग्राम देना है। ये कैसे दे सकते हो आप, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर कैसे भी दे सकते हो। तो दूसरे नंबर पे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए जो दवाई सजेस्ट की है उसका नाम क्या देखने को मिलता है, कार्बोटोसिन नाम की दवाई सजेस्ट की है, जिसका डोज रहेगा 100 माइक्रोग्राम, जिसको आप आईवी या इंट्रामस्कुलर कैसे भी दे सकते हो। तीसरे नंबर पे उन्होंने बोला कि अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है तो आप दवाई दोगे मीजोप्रोस्ट। कौन सी दोगे, मीजोप्रोस्ट, ध्यान रखिएगा, मीजोप्रोस्ट नाम की दवाई दोगे। सर इसका कितना डोज दिया जाएगा, तो 400 माइक्रोग्राम से लेकर के आप 600 माइक्रोग्राम या इन दोनों में से जो मिले वो दे सकते हो। और याद रखिएगा लेकिन ये देनी कैसे है, ओरल देनी है।
लेकिन ये देने कैसे है, ओरल। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पहली दवाई ऑक्सीटॉक्सिन सजेस्ट की, दूसरे नंबर पे ऑक्सीटॉक्सिन के बाद में कार्बिटोसोन, तीसरे नंबर पे आपको मिजोप्रोस्ट सजेस्ट किया 400 माइक्रोग्राम और 600 माइक्रोग्राम जो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन इसको देना कैसे है, ओरल रूट से देना है। कैसे देना है, ओरल रूट से। अब अति महत्वपूर्ण, पहले कुछ और दवाइयां चलती थी, उन दवाई को अब बोला है कि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर, या बोल सकते हैं सक्रिय प्रक्रिया के अंदर अब इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कौन सी नॉट रिकमेंडेड में चली गई, कौन सी नॉट रिकमेंडेड में चली गई, तो पहले नंबर पे चली गई मिथाइल इर्गोटामाइन। अरे ये ध्यान रखिएगा कौन सी चली गई, मिथाइल इर्गोटामाइन। ध्यान रखिएगा मिथाइल इर्गोटिन यहां से हटा दी गई है कि अब आपको यहां काम में नहीं लेनी है। और कौन सी नहीं लेनी है, तो कार्बोपोस्ट, कार्बिपोस्ट भी आपको यहां काम में नहीं लेनी है। और कौन सी नहीं लेनी है, तो याद रखिएगा सिंट्रोमेट्रिन। सिंट्रोमेट्रिन प्यारे दोस्तों मिथाइल इर्गोटा और ऑक्सीटॉक्सिन का कोम्बो होता है। ध्यान रखिएगा मिथाइल इर्गोटामाइन और ऑक्सीटोसिन का कोम्बो सिंटोमेट्रिन होता है। इसके अलावा एक आता है ट्रेनेक्सिक एसिड, ट्रेनेक्सिक एसिड। ध्यान रखिएगा ये चारों दवाई को अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से हटा दिया गया है। इन चारों दवाइयों को अब पीपीएच के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है। यानी अब अगर ये दवाई काम में लेते हो तो आप ये मत कहना कि हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ये अंदर हैं, नहीं, बल्कि ये आपके पीपीएच के इलाज के अंदर काम में लोगे। तो पहले नंबर पे मिथाइल इर्गोमेट्रिन बता दिया, कार्बिपोस्ट बता दिया, सिंटोमेट्रिन बता दिया, ट्रेनेक्सिक। सिंटोमेट्रिन इज ए फिक्स डोज ऑफ कॉम्बिनेशन, और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन किसा है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन का और ऑक्सीटॉक्सिन का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन सिंटो कहते थे। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सिंटो। आज भी आप लेबर रूम में सुनते हो तो सुनना होगा कि सिंटो बना दो, सिंटो तैयार कर दो, सिंटो लगा दो। तो ये दो दवाइयों में बड़े चेंजेस, एक तो यूटेरोटॉनिक में जो बड़ा चेंजेस देखने को मिला, दूसरे नंबर पे उन्होंने पहले नंबर का जो बड़ा चेंजेज मैंने आपको बताया वो कौन सा देखने को मिला, यूटेरोटॉनिक। दूसरे नंबर का जो उन्होंने बड़ा चेंजेज क्या किया है दोस्तों, वो बड़ा चेंजेज किया इन्होंने कोड क्लैंपिंग के बारे में। किसके बारे में किया है, ध्यान रखिएगा, कोड क्लैंपिंग। अब आपको पता है कि बच्चे के जन्म के बाद कोड क्लैंपिंग के लिए पहले अपन अर्ली कोड क्लैंप और डिलेड कोड क्लैंप पढ़ते थे, लेकिन उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया कि WHO कहता है कि हमेशा डिलेड कोड क्लैंप ही करो। अरे ध्यान रखिएगा यहां पर उन्होंने क्या किया है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट यही रहेगा डिलेड कोड क्लैंपिंग। डिलेड कोड क्लैंपिंग बेस्ट रहेगा। और सर इसका टाइम उन्होंने कितना बताया, तो 1 से 3 मिनट मोस्ट कॉमन बताया है। 1 से 3 मिनट इसका मोस्ट कॉमन टाइम ड्यूरेशन सजेस्ट किया है। कितना किया है, 1 से 3 मिनट। और उन्होंने बोला अर्ली कोड क्लैंपिंग के लिए पहले बहुत सारी चीजें पढ़ते थे कि यार इस कंडीशन में अर्ली करो, इसमें अर्ली करो, लेकिन अब उन्होंने बोला अर्ली के लिए सिर्फ एक इंडिकेशन है, वो है बर्थ एक्सपेक्सिया। बर्थ एक्सपेक्सिया के बच्चे को नियोनेटल रिससिटेशन कर रहे हो तो आपको अर्ली कोड क्लैंपिंग करनी है, अन्यथा अर्ली कोड क्लैंपिंग नहीं करनी है। तो ध्यान रखिएगा ये हो गया। दूसरा क्या लिख रहा हूं, अर्ली कोड क्लैंपिंग। अर्ली कोड क्लैंपिंग only recommended in birth asphyxia, only birth asphyxia। और जब क्या कर रहे हो आप, नियोनेटल रिससिटेशन, जब आप नियोनेटल रिससिटेशन कर रहे हो तो ही आपको क्या काम में लेना है, अर्ली कोड क्लैंपिंग काम में लेनी है, अन्यथा आपको हमेशा क्या करनी है, डिलेड कोड क्लैंपिंग। और डिलेड कोड क्लैंपिंग का समय अपन ने कितना बता दिया है, 1 से 3 मिनट बता दिया है। कितना बता दिया है, 1 से 3 मिनट की जानकारी अपन ने यहाँ पे दे दी है। तो पहला यूटेरोटॉनिक का चेंजेस था, दूसरा कोड क्लैंपिंग का, और तीसरे नंबर पे उन्होंने किसके बारे में बोला है, प्लेसेंटा डिलीवरी के बारे में। प्लेसेंटल डिलीवरी, क्योंकि प्लेसेंटा डिलीवरी भी आपको पता है प्लेसेंटा डिलीवरी, अब आपको पता है प्लेसेंटा डिलीवरी भी थर्ड स्टेज में होती है, तो इसीलिए ये भी चेंजेस यहां देखने को मिला है। और प्लेसेंटा की डिलीवरी में क्या चेंजेस किया है, तो उन्होंने बोला कि अगर इफ सिजेरियन सेक्शन, इफ
सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो प्लेसेंटा को निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है सीसीटी, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। कौन सा काम में लोगे, तो इसके लिए बोला उन्होंने कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ तो बेस्ट मेथड फॉर प्लेसेंटा डिलीवरी, पहले अपन दो काम में लेते थे, एक सीसीटी होता है, एक मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा होता था, लेकिन अब सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि हाँ मोस्ट कॉमन आपको कौन सा करना है, अब कंट्रोल कोड ट्रैक्शन को करना है। लेकिन वहीं पे अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई, बट इफ वेजाइनल डिलीवरी तो फिर प्यारे दोस्तों सीसीटी तभी करोगे जब लेबर करवाने वाला कोई स्किल बर्थ अटेंडेंट है। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट यानी जिसको ट्रेनिंग मिली है, एक होता है स्किल। तो अगर स्किल बर्थ अटेंडेंट है तो आप काम में ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, इफ वेजाइनल डिलीवरी सीसीटी ओनली फॉलो व्हेन स्किल बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल। ध्यान रखिएगा, स्किल बर्थ अटेंडेंट अगर आपके पास में है तो आप सीसीटी काम में लोगे, अन्यथा आप यहां सीसीटी काम में नहीं लोगे। तो बड़े बड़े चेंजेज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में WHO 2025 ने किया। पहला यूटेरोटोनिक में किया। सर यूटेरोटोनिक मेरे साथ रिवाइज करो। यूटेरोटोनिक में पहला चीज क्या किया कि ऑक्सीटॉक्सिन देना, 10 इंटरनेशनल यूनिट देना, आईवी लाइन है तो आईवी लाइन से देना, आईवी नहीं है तो आईएम से देना, लेकिन कोल्ड चेन मेंटेन करना। कोल्ड चेन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन नहीं देकर के कार्बिटोसिन देना। कार्बिटोसिन 100 माइक्रोग्राम दोगे आईवी और आईएम रूट से, और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो मिजोप्रोस्ट दोगे 400 माइक्रोग्राम से 600 माइक्रोग्राम ओरल रूट से। ये पहला चेंजेस था। कौन सी दवाई नहीं देनी, तो मिथाइल इर्गोमेट्रिन नहीं देनी है, ट्रेनेक्सिक एसिड नहीं देनी है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको कार्बोप्रोस्ट वाली दवाई नहीं देनी है। इसके अलावा आपके सामने याद रखिएगा, ये मेडिसिन अपन इस मरीज को सजेस्ट नहीं करेंगे, किसको, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। तीसरे नंबर पे नेक्स्ट चेंजेस क्या किया, कोड क्लैंपिंग में। और कोड क्लैंप के अंदर अपन ने बात की थी सिंटोमेट्रिन, तो इसके अंदर आ गई कि सिंटोमेट्रिन नहीं देनी, 4 मेडिसिन नहीं देनी, मिथाइल इर्गोटन नहीं देनी, ट्रेनेक्सिक एसिड नहीं देनी, सिंटोमेट्रिन नहीं देनी, कार्बोप्रोस्ट नहीं देनी। नेक्स्ट, क्योंकि ये पीपीएच में कंसीडर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या चेंजेस किया कोड क्लैंपिंग में, और कोड क्लैंपिंग का बढ़िया तरीका डिलेड कोड क्लैंप बताई, जिसका समय 1 से 3 मिनट है। अर्ली कोड क्लैंप सिर्फ उसी कंडीशन में करोगे जब मरीज को बर्थ एक्सपेक्सिया है, नियोनेटल रिससिटेशन चल रहा है। नेक्स्ट अपन ने प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए सिजेरियन में सीसीटी मेथड को रिकमेंडेड किया। वेजाइनल डिलीवरी में सीसीटी तभी करोगे जब कोई स्किल बर्थ अटेंडेंट आपके पास में अवेलेबल है। यहां तक इन पॉइंटों में किसी भी बच्चे को कोई शंका शर्म नहीं। यूटेराइन मसाज है वो आपका नेक्स्ट स्टेज में जा चुका है। यूटेराइन मसाज है, यूटेराइन मसाज इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्या कर रहे हो, यूटेराइन मसाज कर रहे हो, अगर यूटेराइन मसाज कर रहे हो तो यूटेराइन मसाज कभी एक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया कि जो अपन बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन तो ऑफ कोर्स किसका टाइप होता है, चौथी स्टेज का ही होता है, तो वो भी थर्ड का नहीं है। जो आप 15-15 मिनट से देखते रहते हो, 2-2 घंटे तक, 15-15 मिनट से 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करते हो, तो वो भी चौथी स्टेज में जाएगा। ये चेंजेस था। इसके अलावा एक छोटा सा चेंजेज उन्होंने पीपीएच के अंदर भी किया था, और पीपीएच बोले तो पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का मतलब क्या देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या चेंजेस दिया कि अगर आपका ब्लड लॉस मोर देन 300, या तो ब्लड लॉस कितना हो जाए, ब्लड लॉस मोर देन 500 ml जैसा पहले होता था वैसा का वैसा हो जाए, आप उसको पीपीएच बोलोगे। लेकिन एक नया चेंजेज ये है कि मोर देन 300 ml 3 ml blood loss with vital instability, with vital sign अनस्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अगर प्यारे दोस्तों किसी मरीज में ब्लड लॉस 300 ml से ज्यादा हो गया और उसके वाइटल साइन में अनस्टेबिलिटी है, तो भी उसको आप पीपीएच कंसीडर कर सकते हो। ये नया अपडेट आपके सामने था, ये वाला तो रोज पढ़ते ही थे।
तो मोटे मोटे रूप में आपकी ओबीजी भाबीजी में जो जो चेंजेज आए वो 360 ने आपके सामने पूर्ण रूपेण खोल करके रख दिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, ऐसे ही नई जानकारी सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस लाइन को सार्थक करें कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। थैंक यू सो मच।